तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो सोलर स्टार ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के चैप्टर नंबर 223 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे यू किंगडम के राजा आकर लू फेंग को आइडिया देते हैं कि अभी टियानकुन किंगडम के अंदर कोई भी लॉर्ड मौजूद नहीं है, वो एक लॉर्डलेस किंगडम बन चुका है। तो क्यों ना आप जाकर फूड किंगडम को ऑक्यूपाई कर लें। लू फेंग स्माइल करता और कहता कि क्या फूड किंगडम को ऑक्यूपाई करना, मेरे पास एक प्लान है। अब ये सुनकर लॉर्ड यूसी भी हंसने लगता है और कहने लगते हैं कि लू है, तुम तो ऑलरेडी फर्स्ट लेवल में आने के बाद टियानकुन से डरते नहीं थे, और जबकि तुम सेकंड लेवल पे आ चुके हो तो ऐसे क्या ही वो बिगाड़ सकते हैं। तुम टियानकुन किंगडम के लीडर से कई मायनों में बहुत ही आगे हो और तुम वहाँ के सारे केओस स्टेट्स को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। अगर तुमने फूड किंगडम को ऑक्यूपाई कर लिया तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी पावरफुल बंदा आकर तुमसे फाइट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि तुम्हारी पावर्स ऑलरेडी सेकंड लेवल्स में कहा जा सके तो सबसे टॉप पर आती है। लू फेंग भी जानता था कि अगर उसने इसको ऑक्यूपाई कर लिया तो उसके पास हर तरह की क्वालिफिकेशन है कि वो उसको रूल कर सकता है, और किसी की मजाल नहीं है कि वो आकर उसको बोल सके जब तक कि कोई एम्पर आकर उससे ना लड़साए। जहाँ पे अगर सेकंड लेवल का आएगा तो लू फेंग तो ऐसे ही उन सबको चाटे मारकर भगा सकता है। जिसके साथ हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि इतनी भी जल्दबाजी नहीं है, वो तीनों किंग्स अभी ही फूड किंगडम के मारे जा चुके हैं। अगर मैं अभी जाकर ही उन्हें ऑक्यूपाई कर लूं तो मुझे डर है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग बंदे मतलब एम्पर से सबको मेरे ऊपर शक हो जाएगा कि जो स्ट्रॉन्ग मैन था ब्लैक रॉब और गोल्डन मास्क में मैं वही हूँ। ये टेरिबल हो सकता है, मेरे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो वो बंदा कहता कि हाँ तुमने सही कहा, जो मिस्टीरियस मैन था जिसने कि सी किंगडम के तीनों बंदों को मारा था उसके खिलाफ उसका जरूर कोई ना कोई यहाँ पे गिला शिकवा रहा ही होगा, और यहाँ पे अगर तुम अभी जाकर उस पे कब्जा करोगे तो वो मिस्टीरियस बंदा तुमसे भी नाराज हो सकता है। लेकिन उसे क्या पता था कि वो मिस्टीरियस बंदा खुद लू फेंग ही है। लेकिन वो बस कह रहा था कि अभी के फिलहाल नहीं, एक दिन रुक जाओ, उसके बाद तुम जाकर ऑक्यूपाई कर सकते हो। ये उस मिस्टीरियस बंदे के लिए रिस्पेक्ट की बात होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर अभी जाके ऑक्यूपाई करोगे तो कहा जा सकता है कि उस मिस्टीरियस बंदे की आपने अपमान कर दी है और अभी सुटेबल नहीं है एक्शन लेने के लिए भी। लू फेंग कहता कि हाँ ठीक है, चलो एक दिन का इंतजार करता हूँ, जो कि उसी के रिस्पेक्ट के लिए होगी। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लॉर्ड यूसी को जो चिंतित भी होता है और कहता कि एक दिन, मुझे डर है कि एक दिन में बहुत काफी चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि वो टेरिटरी काफी बड़ी है। मतलब आपने जाना है कि कैसे टियानकुन सब जगह जाके दूसरों के टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया करता था, जिसके कारण उसकी टेरिटरी बाकी सारे सेकंड रेट कंट्री से काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी होती है। इसी कारण बहुत ही पावरफुल एंशिएंट गॉड्स की नजर भी उस तरफ आगे बढ़ती जाएगी। अब लू फेंग काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट और पेशेंस भी होता है और कहता है कि उस बड़े से टेरिटरी को ऑक्यूपाई करना इतना भी आसान नहीं होने वाला है। उसने ही था जो कि उन तीनों को मारा होता है। अगर यहाँ पे लू फेंग अभी ही जाकर उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा तो वो जानता था कि इससे सस्पिशियस और भी बढ़ जाएगी। लू फेंग को अभी भी नहीं पता था कि आखिरकार दो एंशिएंट कंट्रीज किस तरह के डिटेक्शन टेक्निक को यूज करते हैं। उसे बस इतना इंटेलिजेंस से पता है कि टू एंशिएंट कंट्रीज पास्ट को डिडक्ट करना, मतलब पास्ट में क्या हुआ था उसके बारे में पता लगा सकती हैं और कई सारे सीक्रेट्स को निकाल सकती हैं, और इस पर सस्पेक्ट भी किया जा सकता है। लू फेंग जानता है कि उन सबके पास जितनी पावर वो आगे चलकर एक्सपोज हो ही जाएगा। लू फेंग यहाँ पे तैयार था कि उसे एक्सपोज कर दिया जाए, लेकिन अभी के फिलहाल में थोड़ा देर बात की जाए तो उसकी बात अलग है। जब तक लू फेंग अपने आप को ब्रेक थ्रू करा के एम्पर लेवल से या फिर एम्पर लेवल में ना ही ब्रेक थ्रू कर पाया, फिर भी अपने आप को इतना कैपेबल कर पाएगा कि एम्पर लेवल्स कभी वो आसानी से मारने लग जाए। जितना लेट होगा उतना ही ज्यादा उसकी एक्यूमुलेशन बढ़ती जाएगी और खतरों से डील करना उतना ही आसान हो जाएगा। लू फेंग सोचता और कहता है कि मैंने ऑलरेडी स्पेशल इनहेरिटेंस जो कि वर्ल्ड लाइफ बॉडी और ह्यूमन बेस्ड बॉडी होती है उसको रिडीम कर लिया है, जो कि सेकंड लेवल ऑफ चैप्टर गॉड किंग्स में होती हैं। मैंने उसको केयरफुल स्टडी भी किया है और साथ में मेरी एक्यूमुलेशन भी बढ़ती गई है। लू फेंग अभी के फिलहाल इन सारे स्पेशल इनहेरिटेंस को बहुत ज्यादा महत्व दे रहा था, क्योंकि वो जानता है कि इसी इनहेरिटेंस से उसकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ जाएगी।
अब जो सुपीरियर इनहेरिटेंस ने जैसे 8 ट्रिबुलेशंस ऑफ लाइफ, डिस्ट्रॉइंग 72 शॉट्स, ये बहुत ही सिंपल होते हैं, इसलिए लुफिंग और भी पावरफुल इनहेरिटेंस के पास जाता है। और जबकि उसके पास पॉइंट्स की कमी नहीं है, 1 लाख पॉइंट्स हो चुके थे, तो उसके लिए इनहेरिटेंस को खरीदना बड़ी बात नहीं होती है। जिसके साथ वहाँ पे लुफिंग क्या था कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार वो 2 एंशिएंट कंट्रीज मुझे ढूंढ लेगी, तो आखिरकार उसके बाद क्या होगा। लुफिंग जानता था कि उसके पास स्टार टावर है, जिसके बाद दिखाया जाता है लुफिंग को जो अपने स्टार टावर का यूज करके अपने चारों डायरेक्शन में सेंस करने लगता है, जहां पे उसे डाओ सेट के काउंटलेस डिस्पर्स दिखते हैं, साथ में ह्यूआन सिटी के कई सारे काउंटलेस पीपल्स को सेंस कर पा रहा होता है। लुफिंग के पास अभी भले ही 24 लाइफ फॉर्म्स थी, जिससे कि वो अपने आप को पावरफुल बना सकता था। गॉड किंग लेवल्स की ट्रांसेंडेंट विल थी, मतलब उसके पावर की उसके पास की, वहां पे उसके पास नंबरस क्लोन्स थे, कई सारे क्लोन्स थे, लेकिन फिर भी लुफिंग को अभी कई सारी चीजों में केयरफुल रहना होगा, क्योंकि यहाँ पे और भी सारे बंदे हैं, और भी ऐसे कई सारे बंदे हैं जिससे कि उसको आगे जाके फ्यूचर में फाइट करनी होगी। लुफिंग तब तक अपने पास गॉड किंग लेवल सीक्रेट ट्रेजर्स को भी ले लेना चाहता है इन्फिनाइट स्पेस में, ताकि वो फ्यूचर में अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। वो जानता था कि लुफिंग के पास स्टार टावर है, वो अपने पास स्टार टावर रखता है, लेकिन स्टार टावर के बगैर लुफिंग बेयरली किसी एम्परर से फाइट कर सकता है, उससे कंपीट कर सकता है, उसे थोड़ी देर के लिए होल्ड बैक कर सकता है, लेकिन उसको मार पाना लुफिंग के लिए स्टार टावर के बिना मुमकिन नहीं था। और बात करें उसके पास विल पावर की एडवांटेज थी, तो एम्प्रेस के पास ऑलरेडी ऐसे ऐसे ट्रेजर्स मौजूद हैं जो कि इन सारे विल पावर्स को, गॉड किंग लेवल्स को जो सरपास कर चुकी हैं, उसको ऑलरेडी रोक कर रखे जा सकी है। लुफिंग के पास स्टार टावर का अलग ही केस है। लुफिंग प्रिपेयर था कि आगे चलकर स्टार टावर भी एक्सपोज होने वाला है, मतलब लुफिंग हमेशा के लिए तो बचा नहीं रह सकता है। यहाँ पे ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में आया है तो उसको एक्सपोज करना है। अब देखो यहाँ पे ऑरिजिन कॉन्टिनेंट की बात हो गई, तो आज रात तक में एक वीडियो आ जाएगी जिसमें मैं सारी चीजों के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। ऑरिजिन कॉन्टिनेंट, ऑरिजिन यूनिवर्स, कॉस्मिक वर्ल्ड्स, मतलब हर एक चीज कैसे रीइंकार्नेशन चैनल होती है, आपको हर एक चीज के बारे में बता दूंगा। वीडियो शाम तक या फिर रात तक आ जाएगी, तो इसका मैं सेकंड चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग जरूर जाकर उसको देख लेना। लुफिंग अपने स्टार टावर के बारे में जानता था, वो ये जानता था कि उसको वो जितना स्टडी कर रहा, इसकी पावर और भी टेरिफाइंग होती जा रही है। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर थंडर एंसेंट किंग के टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एंसेंट हॉल के अंदर 3 बंदे बैठे हुए होते हैं, जिनमें से एक व्हाइट हेयर बंदा सबसे कहता है कि मैंने तुम दोनों को बुलाया है क्योंकि मैं यहाँ पे तुम सबसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो ये सुनकर वो दोनों बंदे सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि सिल्वर मून गॉड किंग, आखिरकार तुम हम सबसे क्या चाहते हो। तो यहाँ पे वो सिल्वर हेयर बंदा कहता है कि तुम लोग जानते हो कि अभी अभी क्या हुआ है, फूड किंगडम्स के तीनों किंग्स मारे जा चुके हैं। तो बंदा कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, वो स्ट्रॉन्ग मैन था जो ब्लैक लॉब्स और गोल्डन लॉब्स में था, वो काफी ज्यादा पावरफुल था। अगर मोनार्ची लेवल्स के नीचे वाले बंदे उससे भरेंगे, टकराएंगे, तो वो मारे जाएंगे, उसके पास स्ट्रेंथ भी नहीं रहेंगे, उसको रेसिस्ट करेंगे। और ये दोनों बंदे इस रिसेंट इंसिडेंट के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ हो चुके होते हैं और ये जान चुके थे कि ये मर्डर कितना ज्यादा टेरिफाइंग था। इसके बाद दिखाया जाता है वो सिल्वर हेयर बंदा जो कहता है कि स्ट्रॉन्ग मैन वो काफी ज्यादा पावरफुल है और हम उन्हें प्रोवोक नहीं कर सकते हैं, मतलब कि ये बंदे भी अभी डर रहे होते हैं लुफिंग को प्रोवोक ना करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लुफिंग के बारे में अभी जानते नहीं होते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि अभी के फिलहाल फूड कंट्री ओनरलेस है और यह हमारे पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम उसको ऑक्यूपाई कर सके। तो ये दोनों बंदे भी सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं ये न्यू तुम्हें पता है हम लोग अभी यहाँ पे तुम थंडर एंशिएंट किंगडम्स को लीव करने वाले हम। अब यहाँ पे सिल्वर मून किंगडम कहता है, अब यहाँ पे हमें सिल्वर मून गॉड किंग के बारे में बताया जाता कि असल में वो थंडर एंशिएंट किंगडम के अंदर किंग गॉड किंग को बहुत ही लंबे अरसे से सर्व करता आ रहा है। अब ये क्या है तो आपको पता चलेगा। जिसके बाद वो सिल्वर बंदा कहता है कि मैंने कभी भी एंशिएंट थंडर किंगडम को फुली ज्वाइन किया ही नहीं था, मैं बस उसके साथ अपने आप को जोड़ कर रखा हुआ था काफी लंबे अरसे से, क्योंकि मुझे यहाँ पे कई सारे ट्रबलसम टास्क दिए जाते हैं, मुझे यहाँ पे रखे जाते हैं ताकि मैं उन सारे मैडमैन को संभाल कर रख सकूं। और ऐसा मैंने कई दफा किया है, जहाँ पे मैं बताया जाता है कि जितने भी मोनार्च लेवल्स के एक्सपर्ट्स होते हैं थंडर एंशिएंट किंगडम्स, तो उसमें सेमी आउट ऑफ कंट्रोल वाले लेवल्स के बंदे होते हैं। जैसा कि मान लो कि किसी बंदे ने ह्यूमन ब्लड लाइन को कल्टीवेट किया तो उसकी वजह से वो पागल हो गया, पागल होने के कारण वहां पे वो सबको मारने लगा। तो मारने के समय देखा जाए तो अगर उससे रोका ना गया तो वो सबको तो मार ही देगा ना, इसलिए यहाँ पे उन सबको कंट्रोल करने के लिए एक अलग से बंदे को
असाइन करना पड़ता, मतलब कह सकते हो उसके लिए होता है उसको रोकने के लिए कि कभी भी वो पागल हो गया तो उस बंदे को उसको रोकना पड़ेगा, उसको बचाएगा ताकि वो दूसरों को मार ना सके। और ये सिल्वरमैन यही काम किया करता है थंडर एंसेंट किंगडम में, जहाँ पे उसे काफ़ी ज़्यादा लंबा अरसा गुजर चुका होता है इसी काम को करते हुए, और वो भी काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका था। आखिरकार कौन ही ऐसी घटिया सी काम को करना चाहता है जहाँ पे हमेशा किसी उसी के बंदे के बगल में ही रहना पड़ेगा, जब भी वो आउट ऑफ कंट्रोल होगा तो उसे जाके उसको खुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा। जहाँ पे वो कहता है कि अभी के फिलहाल मैंने कैंकिंग डिवाइन किंग को ही ऐसे सब ऑर्डिनेट्स के रूप में काम किया है। यहाँ पे सिल्वर मून गॉड सच में पावरफुल होता है क्योंकि वो एक सेमी आउट कंट्रोल मोनार्स को यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, और वो साथ में गेस्ट मिनिस्टर भी होता है जो कि एक सेमी आउट ऑफ कंट्रोल मोनार्स के साथ हमेशा से रहा करता, उसको फॉलो किया करता है। जब भी वो पागल होता था तो उसको वो रोका करता था। यहाँ पे हमें यह पता था कि वो अच्छे से इन सबको कर देगा। अब सिल्वर हैंड बंदा कहता है कि मैं जानता हूँ मेरे पास इनफ चीज़ें हैं और मैंने अभी डिसाइड किया कि हम लोग जाकर फूड किंगडम टेरिटरी को यह कब्जा कर लेंगे, यहाँ पे उसको आज़ाद कर देंगे, और यहाँ पे मैं कभी भी इसके बाद एंसेंट थंडर किंगडम में नहीं जाऊँगा उसके अंदर सर्व करने के लिए। और इसलिए मैं तुम दोनों अपने प्यारे दोस्तों को बुला रहा हूँ, तुम दोनों के पास अच्छे अच्छे क्लोन्स मौजूद हैं, तो क्यों ना तुम दोनों एक एक क्लोन्स को भेजो ताकि मैं तुम सबको 2 केओस स्टेट दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने कब्जा कर लिया तो 2 केओस स्टेट दे दूंगा। अब देखो यहाँ पे 2 केओस स्टेट, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, 2 केओस स्टेट बहुत ही कम होते हैं। मतलब वहाँ पे आपको बता दो कि फूड किंगडम में 120 केओस स्टेट्स थे, तो आखिरकार ये इनको 2 किंगडम्स, मतलब मैं कहना चाहूँगा कि राइटर ने 2020 लिखे होंगे तभी यहाँ पे जाके जस्टिफाइड किया जा सकता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो दोनों बंदे एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, दोनों के पास अच्छे खासे क्लोन्स थे तो वो एडवांटेज में पहले से ही थे, और उनको और भी अपने पावर्स को बढ़ाना था तो वो भी इसके लिए राजी हो जाते और कहते हैं ठीक है हम लोग इसके लिए तैयार हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो सब यहाँ पे केओस स्टेट को लेना तो चाहते हैं, लेकिन साथ में वो सिल्वर मून गॉड किंग के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात को भी बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो इतनी जल्दी इन 2 केओस स्टेट्स की वजह से ही मान चुके थे, वरना यहाँ पे आखिरकार कौन ही मानता। इसके साथ दिखाया जाता है सिल्वर मून गॉड किंग को, जो कहता है ठीक है हम लोग तैयार रहेंगे, लेकिन अभी के फिलहाल उसे पता होता है। यहाँ पे हमें एक और चीज़ बताई जाती है उसके पावर्स के बारे में, कि जैसा कि उसने सेमी आउट ऑफ कंट्रोल मोनार्स के अंदर सर्व किया है, तो उसने अपनी बार बार स्ट्रेंथ को प्रूव किया कि देखो बंदे मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं उन सेमी आउट ऑफ कंट्रोल मोनार्स को कंट्रोल कर सकता हूं। और साथ में उसकी फाइटिंग एबिलिटी कहा जाए तो लॉर्ड टियानकुन से थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है। वाइटिलिटी की बात करें तो वो तो और भी ज़्यादा होती है। जहाँ पे वो दोनों बंदे सिल्वर मून गॉड किंग की तरफ देख कर कहते हैं कि आखिरकार हम लोग कब अपने चाल को चलने वाले हैं, तो वो बंदा कहता है कि जैसे ही दिन मतलब सवेरा होगा हम लोग एक्शन ले लेंगे। तो यहाँ पे वो भी ऐसा कर रहे होते क्योंकि उन्हें भी मिस्टीरियस बंदे के साथ डर था, उन्हें पता था कि ये मिस्टीरियस बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और वो अभी उसको रिस्पेक्ट दिखाने के लिए आज के फिलहाल छोड़ रहे होते लू फेंग की, जैसे जैसे वो दिखाना चाहता था। इसलिए वो सभी दूसरे दिन तैयारी करते हैं कि हम लोग भी जाएंगे और जाकर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 गॉड किंग्स मारे जा चुके हैं और स्केलेटन पीक गॉड पहले ही डर कर भाग चुका है। लास्ट में जो लेडी बची हुई थी उसके पास सिर्फ लेवल 1 की पावर थी और उसकी पावर सिर्फ लेवल गॉड किंग मतलब गॉड किंग लेवल 1 की ही होती है, जिसके साथ दिखाया जाता कि अभी के फिलहाल वो लोग अच्छे से जानते हैं कि अभी उन्हें क्या करना चाहिए। जिसके साथ मैंने अभी गलती बता दी कि यहाँ पे केओस वहाँ फूड कंट्री में 120 नहीं मतलब टोटल में 135 केओस स्टेट्स होते हैं, जो कि रिलेटिवली बाकी के सेकंड रेट कंट्री से काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। और बात करें यहाँ पे लू फेंग की, तो लू फेंग के पास सिर्फ 20 केओस स्टेट्स होते हैं, तो समझ सकते हो कंपैरिजन के रूप में लू फेंग और यहाँ पे फूड किंगडम में कितना बड़ा डिफरेंस है। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर डार्क नाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पे आसमान काला हो चुका था और धीरे धीरे सवेरा भी हो रहा होता है। वहाँ का कैपिटल फूड किंगडम का कैपिटल पूरी तरह से कह सकते हो तहस नहस हो चुका था और वहाँ पे कह सकते हो हाहाकार मचा हुआ था। जितने भी प्रैक्टिशनर्स थे उन सबको अच्छे से पता था, उन सबको ये भी पता था कि 3 किंग्स मारे जा चुके हैं। उन्हें चिंता था कि यहाँ पे एक बहुत ही जल्द बहुत ही बड़ी फाइट होने वाली है। अगर गॉड किंग लेवल्स के बंदे यहाँ पे फाइट करने के लिए आए तो उनकी थोड़ी सी ही पावर से वो सभी वाइप आउट हो सकते हैं, कोई भी बंदा नहीं बचने वाले हैं। वो सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे दिखाया जाता है कुछ प्रैक्टिशनर को जो कि निकल चुके होते हैं, लेकिन साथ में हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक और बंदा आ जाता है, सिल्वर वाइट हेयर मतलब कोई और नहीं सिल्वर मून नाइट आया होता है, जो कि उसी कैपिटल के ऊपर फ्लोट कर आ रहा होता है। वो सभी तरफ देख रहा होता है, उसकी बॉडी सेम टू सेम लॉर्ड टियानकुन के रियल बॉडी जितनी ही बड़ी होती है। वो अपने हाथों को एक्सटेंड करता है और पूरे
वर्ल्ड के एंड तक ले जाता है, वो पूरी तरह से चारों तरफ देखने लगता है। जिसके बाद हमें सिल्वर मून गॉड किंग को दिखाया जाता है, जो कहता है कि आज से मतलब अपने उन सारे फूड किंगडम्स में जितने भी लोग होते हैं उन सबसे कहता है कि आज से फूड किंगडम्स का नाम सिल्वर मून किंगडम रखने वाला है। मैं सिल्वर मून गॉड किंग, साथ में सी डेमन गॉड किंग, साथ में टियानू गॉड किंग, हम तीनों मिलकर सिल्वर मून गॉड किंग टुगेदर, ये सभी मिलकर इस पे राज करने वाले हैं। और यह आवाज चारों तरफ फैल जाती है। अब सिल्वर हेयर बढ़ने के पीछे दो फिगर्स आए हुए थे, जैसा कि उन्होंने एग्रीमेंट कर रखा था, जहां पे एक फिगर के पास एंडलेस वाटर से कंडेंस हुई बॉडी थी, जहां पे दूसरा फिगर किसी इल्यूजन की तरह लग रहा होता है। यहाँ पे उन सबको पता था कि लॉर्ड टियानकू ने काफी टाइम लगा दिया इतने बड़े टेरिटरी को ऑक्यूपाई करने के लिए, और सिल्वर मून गॉड्स इन सबको लेना चाहता था। उसे चिंता था कि यहाँ पे और भी बंदे आने वाले हैं, इसलिए वो इन सारे क्लोन्स को लेकर यहाँ पे आया हुआ था, ताकि वो यहाँ पे आकर बाकी सबसे पहले यहाँ पे हक जमा सके। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वहां पे एक और आवाज आती है, जो हंसते हुए कहती है कि सिल्वर मून गॉड किंग, तुम तो ठंडा एंशिएंट किंगडम के सिर्फ एक गेस्ट हो, आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पर आके फूड किंगडम को ऑक्यूपाई कर सको। और वो बंदा हंसने लगता है, तभी वर्ड से दो बंदा अपीयर होता है, जहाँ पे एक सिल्वर मून गॉड किंग और सी डेमन गॉड किंग टियानी गॉड किंग उधर देखने लगते हैं, जहाँ पे हमें एक टावरिंग बॉल फिगर को दिखाया जाता है, जो कि असल में फूड किंगडम का एक अच्छा खासा दोस्त होता है। मतलब फूड किंगडम के बगल वाली किंगडम हांसेन किंगडम से वो आया होता है। वो बंदा आते ही कहता है कि फूड किंगडम हांसेन किंगडम को बिलोंग करता है। तो ये सुनकर सिल्वर मून गॉड उसकी तरफ देखकर कहता है कि हांसेन किंगडम का तो लॉर्ड आ गया है। यहाँ पे वो तीनों बंदे उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, मतलब कि वो पूरी तरह से इग्नोर करते हैं, क्योंकि जो लॉर्ड ऑफ हांसेन होते हैं वो सिर्फ सेकेंड लेवल्स के गॉड किंग के मेडिकोर, मतलब कह सकते हो बीच बीचवा लेवल्स का अंदर आता है, मतलब वो कमजोर कहा जा सकता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो आकर से कहता है तो उस पर पूरी तरह से ध्यान ही नहीं देता, और बताया जाता है कि वो यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि यही गॉड किंग और टियानमू गॉड किंग असल में लाइफ एंड डेथ फ्रेंड होते हैं, और वो यहाँ पे अभी हक जताने आया होता है। और बाल फिगर कहता है कि मैंने ऑलरेडी इस मैटर को टियानमू किंगडम के साथ डिस्कस कर लिया, टियानमू किंगडम ने भी एग्री कर लिया है। जबकि साथ हमें दिखाया जाता है उस बंदे के बगल में एक और ब्लैक स्किल्स में एक बंदा होता है, उससे क्या था तुम तीनों जल्दी से यहाँ से निकल जा। दिखाया जाता है उस ब्लैक स्केल वाले बंदे को, जिसके एक्सप्रेशन होते ही नहीं है, कह सकते हो कि वो बहुत ही एक्सप्रेशन लेस होता है। उसकी ऑरा से वो तीनों बंदे भी फियरफुल मतलब कांपने लगते हैं, क्योंकि वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और हमें बताया जाता कि वो बंदा असल में कोई और नहीं, डिस्ट्रक्शन लीजन का 6 मास्टर में से एक मास्टर होता है, इसका नाम लॉर्ड डार्क स्काई होता है। और इन तीनों बंदों को इसके बारे में अच्छे से पता होता है। बताया जाता है कि टियानमू किंगडम के अंदर पीक रेलम के बीस्ट पाए जाते हैं, और इन बीस्ट से कई सारे बच्चे भी होते हैं, जिससे कि यूज करके वो तबाही मचाते हैं। और कहा जा सकता है कि जो डिस्ट्रक्शन लीजन का जो स्ट्रेंथ होता है वो लो से हाई में तब्दील होता है, मतलब रैंकिंग वाइज। और यहाँ पे सबसे हाईएस्ट बेइंग में से वो आता था। जहाँ पे बात करें तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो गिवजी एम्पर और विच हर्ट गॉड किंग जितनी होती है, जिसके साथ हमें बताया जाता है कि इसके अंदर एक लीजन के अंदर 6 लॉर्ड्स, 18 जनरल्स और 36 कमांडर्स रहते हैं, जिनकी पावर्स काफी ज्यादा होती है। यहाँ तक कि वीकेस्ट लीजन कमांडर भी किसी गॉड किंग के फर्स्ट लेवल जितनी होती, मतलब कह सकते हो कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, लेकिन असल में वो काफी ज्यादा कमजोर होते हैं अगर लूफेन की पावर्स के सामने देखा जाए। कि यार फर्स्ट लेवल ऑफ गॉड किंग लूफेन तो यार सबको चीटी की तरह मसल डालेगा। इसके साथ में सिल्वर मून गॉड किंग को देखता है, जो कहता है कि आखिरकार लॉर्ड डार्क स्काई क्या ही कर सकते हैं। अगर डिस्ट्रक्टिव लीजन के 6 लॉर्ड्स यहाँ पे आ जाते तो हम लोग यहाँ पे पीछे हट सकते थे, लेकिन अकेले तुम आए हो, क्या ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो बंदा सिल्वर मून नाइट, वो असल में एक सेमी आउट ऑफ कंट्रोल मोनार्क्स को सर्व कर चुका है। आखिरकार वो एक छोटे से डिस्ट्रक्शन लीजन के लॉर्ड से कैसे डर सकता है। जिसके साथ में सी डेमन गॉड किंग को दिखाया जाता है, जो कहता है कि हांसेन किंगडम का लीडर इतना भी स्ट्रांग नहीं है, अगर यहाँ पर फोर्स करने की कोशिश करेगा यहाँ पे ऑक्यूपाई करने की, तो उसे जरूर बैक स्लैश मिलेगा। यहाँ पे वो भी कुछ नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लू फेंग को, जो कि अभी इन सब चीजों को देख रहा होता है। उसने ओरिजिनली तो प्लान किया था कि वो एक दिन इंतजार करेगा, आराम से जाएगा वहाँ पे ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन उसने क्या ही सोचा था कि मतलब सोचा ही नहीं था कि यहाँ पे जैसे ही दिन मतलब टूटेगा, कहते हैं ना दिन की पहली किरण टूटने के बाद ही वहाँ पे ये बंदे टपके होते हैं। जहाँ पे लू फेंग सारे बंदों को जैसे सिल्वर मून नाइट को देख रहा होता है, जो कि पहले ही आ चुका होता है सी डेमन गॉड किंग और टियानमू गॉड किंग के साथ, और साथ में वहाँ लॉर्ड स्काई
एंटियन भी आया होता है और साथ में लॉर्ड ऑफ हांसन भी आ चुका होता है, मतलब सभी आ चुके होते हैं और साथ में डिस्ट्रक्टिव लीजन के बंदे भी आए होते हैं। लू फेंग यहाँ पे पहले ही देखता है और कहता है कि उन्होंने पहले ही इन एक्शन को ले चुका है, तो नॉर्मल है कि मैं भी अब एक्शन लेने वाला हूँ, क्योंकि लू फेंग ऑलरेडी अगर पहले जाता तो शक बढ़ सकता था, लेकिन पहले इन सब ने एक्शन ले लिया, तो अब लू फेंग की भी एक्शन लेने की बारी होती है। इसके साथ दिखाया जाता है कि वहाँ पे टोटल में 5 सिल्वर क्लैड लू फेंग अपीयर होते हैं और सभी लू फेंग के अभी क्लोन्स होते हैं और हर एक क्लोन्स के अंदर लू फेंग की अभी 1% एनर्जी होती है टोटल वर्ल्ड लाइफ फॉर्म्स की, जो कहा जा सके तो लू फेंग की 30% एनर्जी रिजर्व होती है परफेक्ट डिवाइन बॉडीज में, जो कि ऑलरेडी टेरिफाइंग होती है सेकंड लेवल ऑफ गॉड किंग्स ले लिए। और लू फेंग अपने अल्टीमेट लेवल्स ऑफ गॉड किंग को यूज करेगा तो यार उसकी बात ही अलग है, वो आराम से अपने इन क्लोन्स को आराम से यूज कर सकता है। बताया जाता है कि लू फेंग ने पहले जब उसकी अल्टीमेट रेलम को क्रॉस नहीं किए थे तो लू फेंग ऑलरेडी 50 से 60% को स्ट्रेंथ को यूज कर सकता था, लेकिन जबकि लू फेंग की गॉड किंग विल पावर बियॉन्ड जा चुकी है तो लू फेंग आराम से अपने इन सारे क्लोन्स को आसानी से इस्तेमाल कर सकता है और साथ में तो वो अपने एक क्लोन से 50 से 60 केओस स्टेट्स को। अब ये तो हो गई लू फेंग के क्लोन्स के बारे में, लेकिन अगर लू फेंग की ट्रू फॉर्म्स ऑफ वर्ल्ड लाइफ फॉर्म्स को देखी जाए जो कि लोटस ऑफ लाइफ को पोजेस किए रहेगी तो आराम से 300 केओस स्टेट्स को कवर कर लेगी। और इसी के साथ दिखाया जाता है कि पहले ही वहाँ पे इतने सारे गॉड किंग्स आए हुए थे और सभी अपने पावर्स को सब पे फैलाए हुए थे, जिसके कारण वहाँ पे हर एक पार्ट फूड किंगडम्स का मानो यहाँ पे कांप रहा हो। और दिखाया जाता है पूरा का पूरा फूड कंट्रीज ही पूरा घेर लिया जाता है, चारों तरफ टेरिफाइंग वर्ल्ड स्प्रेड पावर्स वहाँ फैलने लगती थी और सब जितने भी बंदे थे उन सबको सप्रेस किया जाने लगा होता है। और यहाँ पर देखा जाए तो मून गॉड किंग, सी डेमन किंग और टियानवू गॉड किंग वहाँ पे ऑलरेडी आ चुके थे और साथ में हांसन किंगडम लॉर्ड किंग और एंटियन लॉर्ड और इसी से मौजूद थे। अब देखो वॉइस थोड़ी सी लोअर होगी क्योंकि यहाँ पे पता नहीं फिर से गेस्ट आ चुके हैं, लेकिन कंप्लीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जितने भी ऑलमाइटी प्रेसर्स थे वो ऑलरेडी वहाँ पे लगे हुए थे, लेकिन तभी उनकी एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर लू फेंग आ चुका था, जो आते ही कहता है मैं लुओ ही हूँ, जिसके साथ दिखाया जाता है जो बंदे पहले से यहाँ पे डरे हुए थे, प्रेशर में थे, यहाँ पे लू फेंग के प्रेशर के कारण और भी वहाँ पे कांपने लगते हैं और कह सकते हो तो वहाँ पे और भी ऑलमाइटी वॉइस चाहता फैलने लगती है, जहाँ पे वो आते ही कहता है कि ये सिंगवा अभी यहाँ पे मेरे अंडर मेरे डॉहर सेक्ट के लीडरशिप के अंदर आएगा। और वो उन पाँचों गॉड किंग से कहता है कि तुम पाँचों क्या तुम्हारे पास कोई ओपिनियन है। अब पाँचों क्लैड लू फेंग वहाँ पे अपीयर हो जाते हैं और सभी सेकंड लेवल ऑफ गॉड किंग्स के सामने खड़े हो जाते हैं, मतलब कि यहाँ पे लू फेंग ओपनली उन सबको चैलेंज कर रहा था कि देखो मैं तुम सबके सामने आकर इसको ऑक्यूपाई कर रहा हूँ, दम है तो मुझे रोक कर दिखाऊं। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं क्या लू फेंग उन सबसे फाइट करता है या फिर नहीं, क्या वो सब यहाँ से ऐसे आसानी से मूव आउट होने को तैयार हो जाती है या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।